हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के। बच्चों, जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हम इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। और दिल्ली सल्तनत में हमने जो है तुगलक वंश के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ लिया है। और आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है बच्चों। और उसका नाम है बालक आज से फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक का अंत होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई जो फिरोज शाह तुगलक है वो गद्दी पे बैठता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई भी लड़का उस योग्य नहीं था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को ही अपना उत्तराधिकारी अपने से मरने से पहले ही उसने नियुक्त कर दिया था बच्चों। ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर वो मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास, फिरोज शाह तुगलक के इतिहास को देखेंगे। क्योंकि हम देखेंगे कि जो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने गलतियां की थी, उन गलतियों या फिर कह सकते उन योजनाओं के कारण, जो योजनाएं उसकी विफल हुई थी, जनता, सैनिक या फिर आप कह सकते उलेमा वगैरह जो थे बहुत नाराज़ थे बच्चों। ठीक है। तो ऐसे में शासन को संभालना फिरोज शाह तुगलक के लिए एक चुनौती भरी कार्य थी बच्चों। जब वो शासन संभालता है, जब वो 1351 में गद्दी पर बैठता है, तो सबसे पहला काम वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये तुष्टीकरण का अर्थ क्या है। तुष्टीकरण का अर्थ है बच्चों किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष धर्म को मान्यता देना। तो इसका यही काल था। सबसे पहले जब ये आता है तो उलेमाओं को, सूफियों को ये जो है बहुत ज़्यादा महत्व देता है, जिसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वो नाराज़ चल रहे थे। और नाराज़गी के कारण ये था कि उसकी जो योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो कभी कामयाब होती नहीं थी बच्चों। ठीक है ना। इससे जनता, सैनिक आदि सभी जो है नाखुश रहते थे। तो सबसे पहले आकर के उनको ये खुश करने का काम करता है। सबसे पहले उलेमाओं का ये समर्थन करता है। उलेमाओं के आधार पर जो है मुस्लिम धर्म को कट्टर बनाता है और धीरे धीरे जो है आगे अपना राज्य स्टार्ट करता है। तो आइए बच्चों हम इस पर थोड़ा सा देखेंगे गौर से, शुरुआती से लेकर के कि आखिर इसकी क्या नीतियाँ थी, क्या क्या चीज़ें इसने चलाई थी। उन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया है बच्चों। ठीक है। तो देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। किसके उत्तराधिकारी के रूप में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी के रूप में बच्चों। ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बच्चों 24 कष्टदायक करों का जो है वहाँ पे निर्वहन किया जाता था। 24 कष्टदायक कर लिए जाते थे, जनता हो या फिर व्यापारी हो, उनसे लिए जाते थे बच्चों। ठीक है ना। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने आते ही 24 करों को ख़त्म कर दिया। ठीक है बच्चों। 24 करों को ख़त्म करने से जनता के अंदर एक संतोष की भावना आई, जिससे कि उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो ये जितनी भी असावधानियां व्यक्त की गई थी, उनको ये दूर करने का प्रयास करता है बच्चों। 24 करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर ये लागू करता है। और 4 कर कौन कौन से हैं? खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। और ये चारों करों का जो उल्लेख है वो कुरान के अंदर किया गया है, शरीयत के अंदर किया गया है। और उसी के आधार पे बच्चों जो है ये 4 कर लगाता है और अपने पूरे शासन को शरीयत के तौर पे ये चलाने का प्रयास करता है, जिससे कि जो मुस्लिम उलेमा हैं वो संतुष्ट हो सकें बच्चों। ठीक है। अब आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर के बारे में। जजिया कर के बारे में जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जजिया कर बेटा एक गैर मुस्लिम कर है। यानी कि अगर आप किसी मुस्लिम शासक के अंतर्गत रहते हैं और आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको जजिया कर देना पड़ता था। यानी कि गैर मुस्लिमों से ये वसूला जाता था, जो मुस्लिम नहीं है उनसे लिया जाता था बच्चों। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर जजिया कर सबसे पहले कौन लाया। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर सबसे पहले जो है जजिया कर लेकर के आता है बच्चों। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, अरबी आक्रमण था बच्चों। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया बच्चों। ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण अभी तक जो है इस कर से वंचित थे, क्योंकि ब्राह्मणों को कह सकते हैं विशेषाधिकार प्राप्त था आपके इनके पिछले शासकों के द्वारा भी। ठीक है बच्चों। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आता है
कहता कि जब जजिया कर गैर मुस्लिम देते हैं तो ब्राह्मण भी तो गैर मुस्लिम है, तो उनसे भी ये कर लिया जाएगा। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने आरोपित किया, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने आरोपित किया। और आप देखेंगे कि कंपनी के ऊपर जब आगे आप चलेंगे, जब हम देखेंगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसने लागू किया था, तो औरंगजेब ने लागू किया था बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 1680 के अंदर जजिया कर। तो वहाँ जब हम उसको पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये चलती है कि जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है तो मोहम्मद गोरी से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक सभी पूर्ववर्ती शासकों का जो है खुतबा पढ़वाता है, लेकिन इसमें एक शासक का वो खुतबा नहीं पढ़वाता है जो कि नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों, ठीक है ना। खुतबा का मतलब क्या होता है, इन शासकों के प्रशंसाओं को उल्लेख कराता है, इन शासकों का प्रशंसा करता है बच्चों, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि मोहम्मद गोरी से लेकर के यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक तक जो है सभी शासकों का खुतबा पढ़वाता है, लेकिन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का खुतबा क्यों नहीं पढ़वाता है। इसका बात आप याद रखिएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कोई शासक नहीं था बच्चों, वो अपने आप को गुलाम ही मानता था, और इस कारण से जो है बच्चों गुलामों का कोई खुतबा नहीं पढ़ा जाता है। इस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने कोई खुतबा उसके नाम का नहीं पढ़वाया, और ये ऐसा करने वाला भारत का या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था बच्चों, जिसने अपने पूर्ववर्ती शासकों का कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके खुतबा पढ़वाया था, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये पूरी जगन्नाथ जो उड़ीसा का पूरी जगन्नाथ मंदिर है बच्चों, उस पर 1360 के अंदर हमला करता है और उसको ध्वस्त कर देता है बच्चों, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया तुष्टीकरण की राजनीति करता था ये, और तुष्टीकरण की राजनीति में उलेमाओं को खुश करना चाहता था। तो उलेमाओं को खुश करने के लिए जाहिर सी बात है कि हिंदुओं पे जो है कर लगा देना, जैसे जजिया कर है, या ब्राह्मणों पे ये जजिया कर का आरोपित कर देना, मंदिरों पर आक्रमण करना, ये सल्तनत काल से ले करके बच्चों आप जो है देखेंगे जब आपका मुग़ल काल था तब तक जो है मंदिरों पे हमले होते रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बताता है कि किस प्रकार से धार्मिक वर्चस्व यहाँ पे हावी था, ठीक है। हमें जो इतिहास है बच्चों उसको सीखना है, याद रखिएगा। जब भी हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें जो है जातिवाद लेके नहीं चलना है कि ये शासक गलत था, ये शासक अच्छा था, या ये शासक बुरा था। हमें केवल और केवल उसके बारे में पढ़ना है कि उस शासक ने जो गलतियाँ की उसका परिणाम भविष्य में क्या पड़ता है, ठीक है बच्चों। उस शासक ने जो नीतियाँ लेके आया उसका परिणाम भविष्य में क्या पड़ता है। आज के भविष्य से उस समय का अगर हम तुलना करेंगे तो हमें एक सीखने को मिलता है कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया कि वो काम हमें नहीं करना चाहिए, ताकि इतिहास खराब ना हो सके बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि पूरी जगन्नाथ मंदिर 1360 में हमला किया। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी इसने 1361 में जो है ध्वस्त करा दिया बच्चों, ठीक है ना। ज्वालामुखी मंदिर जो है नागरकोट में उसने 1361 में ध्वस्त कर दिया। तो आप देखेंगे मंदिरों को ध्वस्त करने का इसका क्रम चलता रहता है, जिसमें कि दो मैंने मुख्य मंदिर को आपको यहाँ रखा है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों। मैं वही चीज़ यहाँ पे रखता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए फिरोज शाह ने सिंचाई कर, अब याद रखिएगा ये जो सिंचाई कर है उलेमाओं के कहने पर ही लेकर के आता है। जो मुस्लिम धर्म के उलेमा थे बच्चों, उस काल के उलेमाओं के कहने पर ये सिंचाई कर लेके आता है, और उस सिंचाई कर का नाम क्या था बच्चों, हवे सर्व। मतलब इस पूरे के पूरे काल में 5 प्रकार के कर लगते थे। 4 तो शरीयत के मुताबिक लगते थे, खराज, खुम्स और जजिया, जक़ात। जक़ात क्या है बच्चों, जो मुसलमानों से कर लिया जाता था उसको जक़ात कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 4 शरीयत में था बच्चों, और 4 के अलावा उलेमाओं के कहने पे ये 5वां कर लगाता है हक ए सर्व बच्चों। हक ए सर्व क्या है, सिंचाई पे लगाया गया कर है, और ये उपज का 10वां भाग लिया जाता था बच्चों। उपज का 10वां भाग सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था, हक ए सर्व के रूप में बच्चों, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे देखेंगे फिरोज शाह ने सिंचाई के लिए 5 लंबी नहरें, दिल्ली के आसपास देखेंगे आप 5 लंबी नहरों का निर्माण भी किसने कराया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों, और इसके साथ साथ 1200 बाग व 300 नए नगरों की स्थापना कराई थी। तो आप समझ सकते हैं कि स्थापत्य कला के बारे में ये कितना बहुत ज़्यादा चर्चित शासक था। और आपको ये भी याद रखना है कि पूरे दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला, सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो शासक है वो फिरोज शाह तुगलक ही है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे अगर देखेंगे कि इन शहरों में मतलब जो 300 नए शहर इसने बसाए थे बच्चों,
इन शहरों में कुछ मुख्य शहर जो हैं आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिया है। पहला है फिरोज़ाबाद, हिसार, फ़तेहाबाद, जौनपुर और यहाँ पे फ़िरोज़पुर बच्चों। और इनको दे करके 4 ऑप्शन में बच्चों 3 तो ये दे देगा, चौथा कोई दूसरा शहर दे करके आपसे पूछता है फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा निम्न में से कौन-सा नहीं बसाया गया था, ठीक है ना। तो आपको 300 नगर तो आप याद कर नहीं पाएंगे, लेकिन मुख्य शहर आपको याद करना है बच्चों, जौनपुर उत्तर प्रदेश वाला, फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ाबाद, हिसार और फ़तेहाबाद बच्चों, ठीक है ना। लेकिन इन शहरों में 300 नगरों में बच्चों सबसे ज़्यादा उसका प्रिय जो था वो फ़िरोज़ाबाद था। फ़िरोज़ शाह तुगलक का सबसे पसंदीदा से शहर था वो फ़िरोज़ाबाद था बच्चों, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे चलते हैं। मेरठ व टोपरा से जो अशोक स्तंभ प्राप्त होता है उसको वो दिल्ली लेकर के चला आता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। मेरठ और टोपरा का जो बच्चों यहाँ पे अशोक का स्तंभ था उसे दिल्ली ला करके उसकी स्थापना करा देता है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे किसने दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल की स्थापना की। और दारुल सफ़ा, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं जो ये खैराती अस्पताल था वो हिंदुओं के लिए नहीं था। अब इसकी जानकारी तो पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि जितने भी ये खैराती अस्पताल थे वो मुसलमानों के लिए था बच्चों, जिससे कि ये साबित कर सके। मैंने आपको पहले कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति, और तुष्टीकरण की राजनीति में किसी एक धर्म को जो है ज़्यादा वरीयता देना ही होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल की स्थापना करता है। फिर आप देखेंगे कि अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करता है बच्चों। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसके लिए करता है? जो अनाथ हैं, जो स्त्रियां हैं या फिर जो विधवा हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी सहायता के लिए। लेकिन यहाँ भी इतिहासकार कहते हैं ये मुख्यतः जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम स्त्रियों के लिए था बच्चों, मुस्लिम अनाथ बच्चों के लिए था दीवाने खैरात विभाग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहासकारों का मानना है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर आगे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चीज़ देखिएगा यहाँ पे, जब दास की बात आएगी दिल्ली सल्तनत के अंदर दासों की संख्या बढ़ कर के ज़्यादा ही हो चुकी थी इसके काल के अंदर बच्चों, ठीक है ना। इसके काल के अंदर जो है दासों की संख्या ज़्यादा हो चुकी थी और उन दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान जो है इस विभाग की स्थापना की जाती है। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना दासों के देखभाल के लिए करता है कौन? फ़िरोज़ शाह तुगलक बच्चों, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो त्रुटियां हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेके जाता है, तो बीच में 3-4 पहाड़ियों को, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत आदि को पार करते हुए जाते हैं, तब तक वहाँ पे आधे से अधिक सैनिक जो है निपट जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सैनिक बहुत त्रस्त थे वहाँ पे उस मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की वजह से। तो उनको खुश करने के लिए यहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कहा कि सैन्य पदों को हम क्या करेंगे? वंशानुगत बना देंगे। आप यहाँ पे काम करिए, आपका लड़का आपके जगह पे काम करेगा, उसका लड़का आगे ऐसे काम करता रहेगा। जिससे क्या हुआ कि थोड़ा-सा उनके मन में ये हुआ कि चलो हमारा जो पद है वो स्थिर हो गया, ठीक है बच्चों। आज भी आप देखेंगे सरकारी नौकरी के लिए लोग ज़्यादा इसलिए भागते हैं क्योंकि उसमें स्थायित्व है बच्चों, ठीक है ना। उसमें स्थायित्व है और स्थायित्व के इस कारण ही जो है सभी लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ पे सैनिकों को खुश करने के लिए वंशानुगत बना दिया कि चलो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ देखिएगा, कह रहा है फ़िरोज़ ने अपनी कथा जो है, याद रखिएगा, फ़िरोज़ ने खुद अपनी कथा लिखी थी और उस कथा का नाम क्या है? फतुहात ए फ़िरोज़ शाही। फतुहात ए फ़िरोज़ शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद की कथा लिखी थी बच्चों, ठीक है ना, जिससे हमें उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है। आगे आते हैं, क्या कि ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथ। मैंने अभी बताया जो नागरकोट के अंदर जो ज्वालामुखी मंदिर पे आक्रमण किया था बच्चों 1361 ईस्वी के अंदर, उसमें जो ग्रंथ इसने लूटा था उस ग्रंथ को फारसी में अनुवाद कराया। उस ग्रंथ को क्या करता है बेटा? फारसी में अनुवाद कराता है और उसका नाम रखता है दलायते फ़िरोज़ शाही। नागरकोट के मंदिर ज्वालामुखी से जो भी ग्रंथ प्राप्त हुए फारसी में उसका अनुवाद कराया और उस अनुवाद का जो नाम है दलायते फ़िरोज़ शाही नाम रखा बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा है इसने
तांबा और चांदी के मिश्रण सिक्के चलाए बच्चों, ठीक है ना। तांबा और चांदी के मिश्रण सिक्के चलाए, जिसे हम क्या कहते हैं, अद्धा व बिख कहते हैं, जिसे अद्धा व बिख के नाम से जानते हैं, चांदी और यहाँ पे तांबे का सिक्का। क्योंकि आप देखेंगे इसने मोहम्मद बिन तुगलक के जो सिक्कों का उसने सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था, उसकी नकल ना करके इसने एक अलग प्रकार की मुद्रा चलाता है, जिसमें चांदी भी होता है और चांदी के साथ तांबा मिक्स करता है, जिससे कि राजस्व पे या फिर राजकोष पे ज़्यादा भार न पड़े। आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सोना आने लगा उसके पास, तो भारी भारी सोने के सिक्के चलाए उसने, जिससे कि बहुत जल्दी ही उसका राजस्व खाली हो गया बच्चों, ठीक है ना। और उसने जब सांकेतिक मुद्रा भी चलाई तो वो मुद्रा इस प्रकार की थी, मतलब कोई विशेष प्रौद्योगिकी उसके अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से लोग घरों में ही उस सिक्के का नकल करके दूसरी सिक्का बना लेते थे और उसी सिक्के से क्या करते थे, राजस्व वगैरह आदान प्रदान करते थे बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि फिरोज शाह ने ससगानी नामक सिक्के भी चलाए हैं, ठीक है ना बच्चों। पीतल के सिक्के जो है बेटा, यहाँ पे ससगानी नामक जो है सिक्का इसने चलाया। तो आपको याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन कि ससगानी नामक सिक्के किसने चलाए, तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे बच्चों, याद रहेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं, क्योंकि इसने जो कुछ काम किया था वो कल्याणकारी टाइप का था, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा निरंकुश इसके था बच्चों, ठीक है ना। इसलिए इसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक था बच्चों, ठीक है ना। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका ज़्यादातर झुकाव मुस्लिम धर्म की तरफ था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यकारी कार्य कर लेता था बच्चों, यहाँ पे कल्याणकारी कार्य, लेकिन कुछ के साथ जो है वो निरंकुश भाव रखता था, जिसके कारण इसे मध्यकालीन इतिहास का बच्चों क्या कहते हैं, कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कौन है, तो वो फिरोज शाह तुगलक है बच्चों, ठीक है। अब दो नाम और याद रखिएगा, हेनरी इलियट और एलिफिंटन बच्चों, ठीक है ना। हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने इसे क्या कहते हैं बच्चों, सल्तनत युग का अकबर नाम से संबोधित किया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा सल्तनत युग के अकबर किसने कहा इसे, तो आप याद रखिए हेनरी इलियट और एलिफिंसन ने बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों लोगों ने क्या कहा, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर, इसे भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। अब इसकी जो मृत्यु होती है बच्चों, वो 1388 ईस्वी में होती है। आज जो आप अरुण जेटली स्टेडियम देखते हैं दिल्ली के अंदर, वो पहले फिरोज शाह कोटला मैदान था बच्चों, ठीक है ना। उस फिरोज शाह कोटला मैदान की भी स्थापना किसने कराई थी, फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। वो एक महल बनाना चाहता था उसको, ठीक है, बाद में स्टेडियम बन गया। स्टेडियम के बाद से उस नाम को भी चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया दिल्ली के अंदर बच्चों, ठीक है ना। अब याद रखेंगे आप, फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में हो जाती है और होने के बाद इसे दफनाया कहाँ जाता है, दिल्ली के हौज खास परिसर में ही इसको दफनाया जाता है बच्चों। दिल्ली के हौज खास परिसर में ही दफनाया जाता है और शायद ये वहाँ का एक मेट्रो स्टेशन भी है बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब ये जब मर जाता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला ये सुल्तान था, इसके मरने के बाद बहुत सारे सुल्तान आते हैं जिनका नाम आपको आज पहली बार शायद पता चलेगा बच्चों, ठीक है ना। आप देखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि मोहम्मद खान हुआ था बच्चों, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद मोहम्मद खान उसका उत्तराधिकारी हुआ 1388 ईस्वी के अंदर, लेकिन कुछ ही महीनों तक शासन करता है और उसके बाद उसको हटा करके जो है बच्चों गयासुद्दीन तुगलक शाह, याद रखिएगा, ये वो गयासुद्दीन तुगलक नहीं है जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये गयासुद्दीन तुगलक शाह है बच्चों, याद रखिएगा। इसने स्थापना कब ये गद्दी पे कब बैठता है, 1388 ईस्वी में, मतलब कुछ महीनों के शासनकाल के बाद ये फिर वापस क्या होता है, ये बन जाता है राजा गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388 ईस्वी के ही अंदर, और ये भी कुछ महीनों तक ही शासन कर पाता है और इसे भी अपदस्थ करके अबू बकर जो है गद्दी पे बैठ जाता है बच्चों, ठीक है ना। अबू बकर जो है गद्दी पे बैठता है, ये मैंने पूरा क्रम से लिख दिया है, गयासुद्दीन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद जितने तुगलक वंश के शासक हुए हैं वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उनका कार्यकाल मैंने लिख दिया है,
ताकि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप जो है वहाँ पे डरिएगा मत, आराम से लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह के बाद अबू बकर आता है, जो कि 1389 से 1390 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद आता है बच्चों, जो 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक शासन करता है तुगलक वंश में। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसको हुमायूं भी कहते थे, ये वो हुमायूं नहीं है मुग़ल काल वाला, ये है तुगलक वंश वाला दिल्ली सल्तनत का हुमायूं, जिसे हम अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से जानते हैं। ये 1394 से 1395 ईस्वी तक शासन करता है बच्चों। और फिरोज शाह तुगलक के बाद और तुगलक वंश का अंतिम शासक जो कि कौन था बच्चों, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक के बाद थोड़ा सा लंबे समय तक शासन कर पाता है, क्योंकि आप बीच में देखेंगे तो ये क्या है, ये बेचारे 2-2 महीने 1-1 महीने का शासन करके फिर 1-1 साल 2-2 साल का शासन करते हैं। लेकिन यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो है वो 1395 से लेकर के 1412 ईस्वी तक जो है शासन करता है। और फाइनली 1412 ईस्वी में जो खिज़ खां था बच्चों, पंजाब का शासक आसपास का था बच्चों, खिज़ खां ने तैमूर लंग को आमंत्रित किया तुगलक वंश पे आक्रमण करने के लिए। तैमूर लंग याद रखिएगा, जब हम अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे खिज़ खां यानी सैयद वंश के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पे तैमूर लंग के बारे में भी बताऊँगा, जो कि मध्य एशिया का एक शासक था। तैमूर लंग को जो है खिज़ खान ने क्या किया बच्चों, आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद जो है इससे युद्ध होता है और ये बेचारा जान बचा करके भाग जाता है, ठीक है ना। और फिर जो है स्टार्ट होता है सैयद वंश की कहानी, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो सारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ आप ग्रहण कर पाओ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।